मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आप कौन है, अपने नाम से बता सकते हैं, आप नाम से कौन है, आप पेशे से कौन है, और फिर मैं आपसे आगे सवाल पूछता हूँ। जी, बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ आया और आपका प्यार देखा तभी मैं यहाँ आपके पास पहुँचा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है और मैं पहलगाम से 7-8 किलोमीटर पहले ही अशमुका में एक जगह पड़ती है, वहीं पे गाँव पे रहता हूँ और मेरा काम टूरिस्ट गाइड और 3 महीने विंटर में बाहर शाल बेचने का है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? जी, मैं 2010 में ही पहले इस काम में आया, शाल के काम में, और फिर यहाँ से गया, फिर अमरनाथ यात्रा में मैंने बहुत मेहनत की, वहाँ पे काम किया और फिर धीरे धीरे यहाँ पे मेरी पहचान बनी। मेरे कुछ ग्रुप्स आने लगे कश्मीर में, वहाँ के लोग आए, मैंने मेहमान नवाजी दिखाई वहाँ पे और फिर उनके साथ में जाता रहा टूरिस्ट गाइड बन के। वहीं से शुरुआत हुई 2010 से। 2010 से। 2010 में आपकी लगभग उम्र कितनी रही होगी? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1994 है। 94, तो 16 साल के रहे होंगे आप। जी, 16। और आप ये अब 16 साल से कर रहे हैं? जी, लगभग 16 साल से आप। जी, 15-14। 14-15 साल से जी शॉल और टूरिस्ट गाइड का काम। जी तो ये जो इंसिडेंट होता है जी 21-22 अप्रैल 2025 को जी होता है। जी 21-22 अप्रैल 2025 को आप बैसरन वैली ही थे। जी ले चलो मेरे को उस दिन, चाहे 2 मिनट एक बार आंख बंद करके याद कर लो वो दिन कैसा था, उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मेरे को लगता है आपके जीवन का मेरे ख्याल से सबसे डरावना दिन तो रहा ही होगा एक सेंस में, नहीं? बिल्कुल। ले चलो मेरे को, सुबह क्या हो रहा था उस दिन? जी, सबसे पहले जो वो टूरिस्ट आए उसमें जो कुलदीप स्थापक जी हैं, तो उनको मैं पहले से ही जानता हूँ और उनका और मेरा रिलेशन यही है, वो मेरा बड़ा भाई है। तो उन्होंने 16 तारीख को मुझे फ़ोन किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने बोला, भैया आप बेफिक्र होना, ना कोई होटल करना ना कुछ, मैं खुद साथ में रहूँगा, आपसे ये प्रॉमिस है, मैं खुद जितने दिन आप रहेंगे कश्मीर में मैं साथ रहूँगा। तो फिर मैं जब 16 तारीख को शाम को जम्मू पहुँचा तो 2 इनोवा गाड़ी में लेके गया और फिर हम वहाँ रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे इंतज़ार किया, वो लोग आए, उनका लगेज वैगेज रखा, फिर वहीं हमने जम्मू में मैंने खुद होटल बुक करके रखा था, होटल में चले गए। फिर जब मुझे वो वहाँ से वहाँ निकला, जम्मू से हम निकले दूसरे दिन, एक गाड़ी में पूरे बच्चे और लेडीज़ बैठ गए, एक गाड़ी में हम लोग बैठ गए, यही बात करते हंसते खेलते जा श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में हमने होटल वाले देखे, 2-4 होटल देखे, जो उनको पसंद आया उनसे अच्छे से बात की और ख़ासकर मैंने उनके लिए रिक्वेस्ट की। मैंने बोला इनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं कभी किसी टूरिस्ट के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये ख़ास मेरे लोग हैं। तो बड़े खुश थे वो। अगले दिन फिर सोनमर्ग निकले, फिर ऐसे ही डेली का रूटीन था गुलमर्ग। तो पहलगाम इसलिए हमने आखिरी रखा था, पहलगाम में वहाँ से पहले ही मेरा भी घर आता है, क्योंकि इन लोगों को मुझे ख़ास अपने घर में ले जाना था। तो उनको भी शौक़ थी कि हम इनके घर जाएं, नज़ाकत के घर में, बड़े शौक़ से आए थे वो लोग भी। और फिर 21 तारीख की शाम को हम पहलगाम पहुँचे। अगले दिन 9:30 बजे मैं इनके पास गया, सबको जगाया वगाया जैसे हर दिन होता था। तो मैंने इसी से पूछा, जो ये लकी भैया थे, मैंने बोला भैया मैं यहाँ से घोड़े कर लेता हूँ, जो बैसरन वैली है उसमें गाड़ी का रोड नहीं है, उसमें पोनी से ही जाना पड़ता है, हॉर्स से, घोड़े से जाना पड़ता है। तो मैंने बोला हम पहले बैसरन का कर लेते हैं, फिर थकावट हो जाती है, फिर हम घोड़े का नहीं कर पाएंगे। तो बैसरन अगर आपने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि 2-4 दिन पहले, ये भी एक ख़ास बात है, 2-4 दिन पहले बहुत बारिशें हो रही थी, वो बोर भी हो चुके थे बर्फ़ देख देख के ये वो। तो अब मैं इनको एक जो मिनी बैसरन है, इसको एक लक़ब दिया है मिनी स्विट्ज़रलैंड का। एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, नीट एंड क्लीन, पहाड़ियों के बीच में है, छोटा सा एक ग्राउंड है, तो बहुत खूबसूरत है।
साइड में देवदार के पेड़ हैं, वो भी एक खूबसूरती है। जंगल के बीच में से ट्रैक जाता है, वो भी एक खूबसूरती है। और जब वहाँ पहुँचते हैं साइड से पहाड़ियों पे स्नो, तो वो भी एक नज़ारा है अपने आप में। जब मैं इनके पास गया, कुलदीप स्थापक जी, लकी भैया जो हैं, इनके पास गया। मैंने बोला क्या करना है? बोला जैसे आप बताओ। मैंने बोला आप पहले गाड़ी का करोगे कि पोनी वाला कर लो? तो सारू ने उन्होंने डिसाइड किया हम पहले पोनी वाला कर देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, ये भी थकावट हो जाता है। फिर हम गाड़ी का तीनों ट्रिप करके फिर अगले दिन नज़ाकत के घर जाएंगे। तो मैंने जाके हारिस वालों से बात की, और थोड़ा बहुत आपको पता ही है बार्गेनिंग वगैरह वो तो चलता ही है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया उनसे। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि ये मैं नहीं करता बार्गेनिंग, मेरे खास लोग हैं, इनके लिए थोड़ा छूट दीजिए। और 9 घोड़े हमने 9 हॉर्स बुक किए। एक में 8 लोग बड़े बैठ गए, उसमें एक मैं बैठ गया, और मैंने उनकी बच्ची अरविंद अग्रवाल जो थे, उनकी बच्ची को मैंने पकड़ लिया। और लकी भैया जो कुलदीप स्थापक जी हैं, उसने अपने बेटे को लविश को पकड़ लिया। और एक ये सुभाष जैन जी थे, उन्होंने अपने बेटे को पकड़ लिया। तो गए हमने। इन्होंने बोला, रास्ते में यही बात हुई, बोला कि एक बोलने लगा कि भैया आप जब भी रील बनाते हो पहले वो उसकी बनती है, मेरी नहीं बनती है। तो मैंने बोला आप कोई बात नहीं है, मैं जो रील्स वालों को 4 कपल के लिए 4 उठा लूँगा, और एक फ़ोटोग्राफ़र भी उठा लूँगा। तो मेरा एक वहीं का गाँव का एक लड़का था, उसको मैंने फ़ोन किया, आप 5 फोटोग्राफ़र, 4 रील बनाने वाले, एक फ़ोटोग्राफ़र, 5 लोगों को भेज दो। तो आ गए। तो हर किसी के साथ, घोड़े के साथ मैंने 2 घोड़े के साथ एक बना रख दिया रील वाला, और फोटोग्राफ़र को मैंने बोला सब जॉइंट के खींच लेना। और चलते चलते रास्ते में वो सारे हमारे साथ चलते रहे। और यही था कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले बारिशें बहुत थी, कीचड़ का रास्ता भी था। एक जगह वो जो अरविंद जी की वाइफ है, भाभी हमारी, वो भी गिर गई घोड़े से। अच्छा, हाँ, वहाँ फिसलते हैं घोड़े जी। जी, घोड़े हाँ। फिसलते हैं, गिर गई। तो फिर उठाया, फिर कभी ऐसा लगता था कि जाएं, कभी नहीं, उनको लगता था कि नहीं जाएं। जब वहाँ से कोई टूरिस्ट आता था, वो पूछता था उनसे, वो पूछते थे कि कैसे वैली है, वो बोलते थे कि अगर आपने ये वैली नहीं देखा फिर कुछ नहीं देखा। तो जब वहाँ पहुँचे तो जैसे पोनी का स्टैंड है, पोनी वहाँ रुका, हम नीचे उतरने वाले थे तो आदिल भाई से मुलाकात हुई, जो इसी इंसिडेंट में शहीद हो गए। तो वो मेरे कज़न ब्रदर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आज बड़ी मुद्दत के बाद, मैंने बोला ये टूरिस्ट है मेरे, बोला आइए चाय पीते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं इनको पहले ग्राउंड में छोड़ के और ये कुछ रील्स बनाएंगे, फिर मैं आता हूँ। जब हम अंदर गए, टिकट ली वहाँ पे, टिकट तो सबको लेनी पड़ती है, हमने वहाँ पे टिकट्स ली, ग्राउंड में गए तो 1-2 हज़ार के तादाद में वहाँ टूरिस्ट थे। इतना बड़ा ग्राउंड है? हाँ, 1-2 हज़ार आदमी उसमें आ सकते हैं? जी बिल्कुल। और ये दोपहर की बात होगी? हाँ, दोपहर 12-1 बज रहे होंगे जी, 12:30 हम वहाँ पहुँचे और फिर अंदर गए। तो जो अरविंद जी हैं, ये बड़े शौकीन आदमी हैं, ये पहले ही जिप लाइन कर लिए। अच्छा जी, हाँ। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, वो बॉल है, उसमें टूरिस्ट को भर के वो धक्का वक्का मारा अच्छा, जाता है। जी जी, आपने जी। देखा होगा। तो इन्होंने जिप लाइन की, तो मैं उनके जो कुलदीप स्थापक जी हैं, उनके बच्चे के साथ, लविश जी के साथ खेल रहा था पीछे। तो वो रील्स बना रहे थे, बड़ा खुशी का मंजर था। मैं अभी भी मतलब वो बात मेरे सामने है, जब भी मुझे ये याद आता है तो मेरे आंखों से आंसू ही आता है, क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ, इनसे होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन मुझे एक दिल में एक अरमान रह गया, जिस लिए मैंने किया था, उनके साथ में रहा था, उनको मेरे घर में आना था, और जो उन्होंने मेरे साथ किया बाद में, तो मैं कभी लाइफ में ये नहीं भूल सकता हूँ। वो मेरे खास मतलब दिल में बसते हैं, वो कुलदीप स्थापक जी, खासकर जो मेरे बड़े भैया हैं वहाँ के, छत्तीसगढ़ के। इसी बीच में 1-2 फायर हुए, तो कभी हमने भी ये नहीं देखा था। कभी सुना? आप पहली बार गन फायर सुना? जी, अच्छा। गन फायर कभी सुना होगा, हाँ। लेकिन इंसिडेंट कभी ऐसा देखा नहीं जी। कि कभी मतलब कोई ऐसा भी होता है जो इनकाउंटर में फंस जाता है जी, उसको पता होता है क्या है। तो मैंने भी पहली बार पहलगाम, आपने सुना होगा आप या देखा भी होगा, हिस्ट्री में भी ये है कि पहलगाम एक पीसफुल जगह है, पीसफुल जगह थी, उसमें कभी ऐसा आतंकवादियों का हमला या ऐसे इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। कश्मीर में एक कहावत थी, वहाँ बोलते थे पहले,
कश्मीर जल रहा है, पहलगाम चल रहा है। पहलगाम तब नहीं बंद हुआ जब वहाँ पे 370 आर्टिकल को हटाया, या ऐसे बड़े जब कभी बहुत मतलब दिक्कत हुई, किसी भी दिक्कत टाइप की। भी हुई, हड़तालें हुई, ऐसा कभी कश्मीर में पहलगाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो यात्रा ट्रैक है। अमरनाथ यात्रा भी का भी वहीं से ट्रैक है। तो फिर जब वो फायर हुए तो आवाज़ आई, वो पहाड़ियों में आवाज़ इको की तरफ गूंजती है। तो उन्होंने मुझे पूछा ये क्या है, तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था ये क्या है। मैंने बोला भैया कभी कभी ऐसा होता था कि भालू को भगाने के लिए भी कुछ वो शिकारी लोग फायर करते थे कि भाग जाए डर की वजह से, या श्रीनगर के कुछ मतलब जैसे वहाँ पे टूरिस्ट आते थे श्रीनगर के लोकल ही, वो कभी कभी पटाखे वटाखे वहाँ फोड़ते थे। ऐसा मुझे भी ऐसा ही कुछ साउंड सुनाई दिया, जैसे सब लोग वहीं थे। और रील्स वालों ने भी बोला कि ये होगा कुछ पटाखे वटाखे की साउंड होगी या तो हम फिर ही मतलब वो रील बनाने लगे। जब वहाँ से एक आदमी गिरा तो हम जिप लाइन शुरू होती है वो गेट नंबर फर्स्ट से ही होती है, थोड़ा सा राइट हैंड, और जहाँ एंड था वहाँ पे उस साइड में हम थे, एंड बैक साइड में था। तो जब वहाँ पे ये एक बंदा जिप लाइन के नीचे गिरा तो सब नीचे की तरफ दौड़ने लगे। तो मैंने उनको बोला कि एक घोड़े वाला था लोकल, मैंने बोला क्या हुआ, बोला मुझे लगता है इनकाउंटर चालू हो गया, क्योंकि कभी आतंकवादियों का और जो भारत की फौज है, सेना है, उनका आपस में जब मुठभेड़ होता है तो ऐसा मतलब लोगों ने बोला कि वही मुठभेड़ शायद चालू हो गया। तो आधे लोग क्या किए कि ज़मीन पे लेट गए। मैंने भी उनको कलेक्ट किया और मैंने उनको जल्दी जल्दी बोला कि सब लोग लेट रहे हैं, लेटना ही इस टाइम सेफ़ है। और मैंने भी उनके बच्चों को उठाया, मैं भी लेट गया। जब वो फायरिंग ज़्यादा बढ़ी, 2-3 लोग मतलब वो फेंस से चारों साइड से उसमें फेंस किया हुआ है उस ग्राउंड को खूबसूरत रखने के लिए। एक साइड से मेन गेट है और चारों साइड से उसमें फेंस इसलिए दिया है कि कभी कोई उसमें हार्स न जाए, कुछ न जाए, तो इसीलिए उसको फेंस किए। हाँ जी, ये पूरा है जी। और इसमें जी गेट 1 किधर है? गेट 1 ये है, ये इस साइड जहाँ पे ये मस्जिद टावर। हाँ जी जी, ये हाँ, यहाँ से गेट 1 है। हाँ, यहाँ से गेट 1 है, यहाँ से जहाँ पे मस्जिद का वो है एंट्रेंस है क्या? जी। अच्छा, ये गेट 1 है और जिप लाइन वहाँ है। ये शुरू है गेट वहाँ से वो दिख रहा है, गेट बना हुआ। अच्छा, ये जो गेट है, हाँ ये गेट है। अच्छा, ये मेन गेट है। ये 4 फीट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा होता तो ये भी हो सकता है दोनों साइड से गेट खुल जाता तो और टूरिस्ट लोग क्या पता है इतना नुकसान ना होता। तो ये 4 फीट का ही है गेट। इसमें भीड़ ज़्यादा हो गई तो लोग यहाँ से निकल नहीं पाए। लोग निकल नहीं पाए। और इसको यहीं पे थोड़ा सा राइट जाके जिप लाइन शुरू होता है। ठीक, जो एंड पॉइंट है उस साइड हम, क्योंकि उस साइड बहुत अच्छा व्यू था। अच्छा, और वहाँ पे पीछे ये पहाड़ियाँ हैं। हाँ, तो मेरे टूरिस्ट उसी साइड थे। ये पूरी पहाड़ियाँ उसमें कैप्चर होती हैं भाईसरन में ही, ये ऊपर वाली पहाड़ियाँ। अच्छा जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत मतलब सुंदर नज़ारा था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल अद्भुत। हाँ, जब वो लोग मतलब शुरू हुए, जो वहाँ पे आतंकवादियों का ने वो शुरू कदम उठाया, वो फायरिंग करने लगे, बहुत लोग गिर रहे थे। तो मैं भी खुद भी डरा हुआ था, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो पहले तो लगा कि इनकाउंटर हो रहा है। हाँ, पहले लगा इनकाउंटर है जी, पहले ये किसी को नहीं लगा कि ये आतंकवादियों ने यहाँ हमला कर दिया या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उन बच्चों को जब लिया और मैं नीचे लेट गया, वो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ हूँ जिप लाइन 2 पे, और वो जिप लाइन के सेंटर से ही जा रहा था वो फायरिंग करते करते। और यहाँ पे भी हमारे एक मतलब 2 आदमी छोड़ के एक बंदा खड़ा था, उससे भी गन शॉट लग गया, वो भी गिर गया। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे कुलदीप स्थापक भैया हैं या दूसरे भैया हैं, वो बहुत डर गए थे। तो उनको बार बार यही बात याद आती है कि उस टाइम उसने मेरे को क्या कहा था, लास्ट लम्हे में हमारी क्या बात हुई थी। उसने यही कहा, नज़ाकत आप मेरे बच्चे को बचाओ।
उसको अपने बेटे का बहुत फिक्र था कि आप इसको बचाओ, चाहे मेरे से कुछ भी। मैंने उसको यही जवाब दिया। मैंने ये बात उसको बार बार, जब भी वो बात याद पड़ती है, या तो उसके आंखों से आंसू आते हैं या मैंने उसको लास्ट लम्हे में यही कहा। मैंने बोला, भैया मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो भी कोई है उसको आप तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई भी आएगा आपको, मैं पहले यहाँ पे हूँ, आप बेफिक्र रहे। मेरे सामने भी मौत थी, मैं भी डरा हुआ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं डरा हुआ था, मैं भी डरा हूँ, लेकिन मैं उनको हौसला अफजाई देता रहा। जब वो फायरिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे हुई, तो मैंने इधर उधर देखा, वहाँ पे लोकल लोग भी भाग रहे थे। कोई पोनी वाला है वो भी भाग रहा था, कोई फोटोग्राफर है वो भी भाग रहा था। तो मैंने उनका बच्चा उठाया और अरविंद जी की बेटी को उठाया, तो उनको रास्ता दिखाया। मैंने बोला, आप फेनिस तक किसी तरीके में पहुँचो, और मैंने उनको आगे आगे रखा। मैंने बोला, अगर पीछे से गोली आएगी तो मुझे लगनी चाहिए, मेरे गेस्टों को नहीं लगनी चाहिए। जब वहाँ फेनिस के पास पहुँचाया तो वो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहे थे, फेनिस से कूद के उस साइड जाना पड़ता था। मैंने उनको एक एक करके धक्का मारा और उस साइड पहुँचाया। फिर मैं ऊपर चढ़ा बच्चे को पीछे लेके और उसके हैंड ओवर किया। फिर दूसरी बार आया, दूसरे को लिया, ऐसे करते करते उनको वहाँ से बाहर निकाला। कितने लोग थे जी टोटल? ये 3 बच्चे थे और 8 बड़े थे। 12 लोग हो गए आप? हाँ, 12 लोग। हाँ। उसमें से जब ये टेंशन ज़्यादा बढ़ गया, जब मतलब चीख पुकार का मंजर हो गया, सारे लोग, मतलब टूरिस्ट लोग भी, वहाँ के लोकल लोग भी सारे डर गए। तो फिर क्या हुआ कि मेरे 1-2 कस्टमर भी पीछे रह गए थे। तो मैंने, जो मेरे सामने थे, मैंने उनको पहले सोचा सेफ मैं कैसे करूं। और फिर जो बैक साइड है जहाँ पे जिप लाइन का एंड है, उसी साइड से फेनिस, वहाँ से मतलब करीबन यही मुझे लगता है 10-15 फीट का फासला रहा होगा, 20 फीट का। तो उसी साइड में भागा, वो जंगल की साइड। ये उधर एंड हो रहा है जिप लाइन? ये एंड की तरफ जा रहा है। ये जो बीच में बच्चों के लिए बनाया है ना, हाँ, बैक करना हिमांशु। हाँ, ये बच्चों के लिए बनाया, ये सेंटर है। ये सेंटर है। हाँ, वो जो वहाँ पे वो ब्लैक ये बीच में दिख रहा है, यहाँ से मतलब ये मतलब नुकसान शुरू हो गया, मतलब टूरिस्ट गिरना शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, बीच से ही। और जो फिर इधर जो ये बच्चों के लिए बनाया है, हाँ। यहाँ पे भी 1-2 लोग गिरे। हाँ। जो हमारे सामने पेड़ के सामने था, वहाँ पे भी एक गिरा। तो फिर जब वहाँ से हमने फेनिस से उनको बाहर निकाला, तो मैं लेके हौसला अफजाई करते हुए, वो तो बहुत डरे हुए थे, उनको बीपी भी बढ़ गया था, लेके भागा। इतने में आपको क्या लगा था, कितने लोग आए हैं? कुछ पता लगा था कि आतंकवादी हैं? कुछ समझ में आ रहा था इस टाइम पे? उन्होंने मतलब ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, जैसे मतलब ब्लैक कमांडो ड्रेस था या कुछ और था? ब्लैक मतलब जो वो वहाँ का ड्रेस होता है, कमांडो ड्रेस। अच्छा। वैसे मान के चलिए, मैं दूर से देख रहा था, वो अच्छा। ब्लैक। हमको पहले तो यही लगा कि ये फौज है या ऐसा कुछ। फिर जब वो लोगों ने हमला शुरू कर दिया, तो फिर सारे लोग डर गए, वहाँ से भागने लगे। तो मैं भी दूरी से देख रहा था। मतलब उस टाइम मुझे सबसे पहले यही था कि मेरे लोग कैसे सेफ होंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो मेरे मेहमान आए हैं, जो मेरा नाम लेके वहाँ छत्तीसगढ़, अगर मेरी जान चली जाए मुझे वो टेंशन नहीं है, लेकिन ये कैसे सेफ होंगे। फिर जब मैं फेनिस से उनको बाहर निकाला, तो मैंने उसको, बच्चे को कंधे पे उठाया। थोड़ी देर तक मैं उनको लेके हाथ से हौसला अफजाई कर दें, तो एक जगह वो जूते हमारे कीचड़ में ही फंस गए। वहीं पे जूते हाँ। शूज़ हमारे जो थे, हाँ। वो कीचड़ बहुत था, बारिश हुई थी। तो फिर शूज़ हमने कीचड़ से निकाल के हाथ में उठाया, एक साइड से बच्चे को उठाया और उनका बाजू पकड़ा। फिर हौसला अफजाई करते करते मैं गाड़ी तक उनको पहुंचाया। तो ये जो पूरा सफ़र रहा, कूदने के बाद से गाड़ी तक का, ये जंगल के बीच में से निकला होगा? जी। कितना वक्त लगा होगा? लगभग मुझे लगता है आधा घंटा तो लगेगा ही। अच्छा, आधे घंटे का सफ़र है। जी। और आधा घंटा आप सारे लोग भाग तो नहीं पा रहे होंगे, अगर आपके हाथ में बच्चे चल के ही जा रहे होंगे? जी, चल के जा रहे हैं। और पीछे गनशॉट की आवाज़ आ रही है? जी। जंगल में से, उधर से मैदान में से गनशॉट की आवाज़ आ रही है पीछे? जी। और सब बहुत डरे होंगे, नहीं भाई? जी, बिल्कुल। बहुत रो भी रहे होंगे? बहुत मतलब रो रहे थे हमारे गेस्ट तो खुद में, मतलब जो जिनके साथ मैं था, हाँ, वो तो बहुत डरे हुए थे, वो रो रहे थे। तो मैं उनको यही बता रहा था कि
टेंशन मत ले लो, मैं हूँ। मैं हौसला अफजाई दे रहा था, मैं खुद भी डरा हुआ था। मैंने फिर जब नेटवर्क वहाँ नहीं आता है, बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, जो बाइसरन वैली है वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं चलते हैं। तो जब वो लोग गिरने लगे ग्राउंड में तो मैंने भी फ़ोन निकाला। मैंने बोला कम से कम इतना करूँ, मैं घर में बता दूँ कि मुझे भी अब मरना है, बात तो कर लूँ। लेकिन जब वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, मैंने फ़ोन फिर पॉकेट में रख लिया। तो लेटा ही हुआ था, मैंने एक साइड से फ़ोन निकाला। मैंने बोला कि मैं कम से कम ये तो बता दूं घर में कि यहाँ पे ये मामला हो गया। फिर जब पहलगाम में पहुँचा तो गाड़ी में मैंने उनको बिठाया, इनोवा गाड़ी दोनों बुला ली थी वहाँ। जब मैं पहलगाम पहुँचा उनको फ़ोन किया कि आप फ़लानी जगह पे आ जाओ। हम भागते भागते एक गाँव में पहुँच गए, गिनशिबल बोलते हैं उसको, गंशपुरा। वहाँ पे वो गाँव में पहुँचे, पहलगाम के एक गाँव में। तो उनको मैंने बोला कि गाड़ी वहाँ पे लाओ, जो नूनवन बेस कैंप जहाँ पे यात्रा रुकता है उसके ऊपर साइड एक गांव है, उसमें हम पहुँच गए। फिर उन्होंने गाड़ियाँ घुमा के लाई वहाँ और उनको बिठाया। तो देखा अरविंद अग्रवाल जी हैं, उनकी वाइफ भी पीछे रह गई। जो कुलदीप स्थापक जी हैं उनकी वाइफ भी पीछे रह गई। जंगल में? हाँ पीछे जंगल में, मैदान में? मैदान में ही, ग्राउंड अच्छा, में। मैदान में रह गई? जी जी। तो अभी आप लोग जब वहां मैदान से निकले तो 10 ही आदमी निकले, 2 लोग पीछे ही थे? जी, 2 लोग पीछे थे। ओ, 2 लोग पीछे थे, पीछे रह गए थे। हाँ। वो इसलिए रह गए क्योंकि आधे लोग आगे हमारे, मैंने रास्ता दिखाया आप इधर से चलो। हमको अंदाज़ा नहीं था ना कि कौन कौन वहाँ से। ये मुझे उन बच्चों का, जो छोटे 3 बच्चे थे, एक 2.5 साल का था, एक वो बेटी थी 2-3 साल की अरविंद अग्रवाल जी की, और एक सुभाष जैन जी का वो बेटा था, वो भी 2-4 साल का था। वो छोटे बच्चों की मुझे फिक्र थी कि ये सेफली कैसे पहलगाम, और सारों का ही टेंशन तो है ही है क्योंकि मेरा नाम लेके वो लोग आए हैं। जब धीरे धीरे करके मैंने उनको पहलगाम तक पहुंचाया, हौसला अफजाई करते करते, पहलगाम में मुझे पता चला कि बदकिस्मती से हमारे 2 गेस्ट, 2 मेहमान हमारे पीछे रह गए। तो जब वो लोग, अरविंद अग्रवाल जी बहुत डर गए, और हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी तो डरे हुए थे, लकी भैया कुलदीप स्थापक जी, वो भी रो रहे थे। मैंने बोला आप टेंशन मत ले लो, मैंने आपको भी लाया, मैं उनको भी ढूंढ के लाऊंगा। वो मुझे नहीं जाने दे रहा था वहाँ पहलगाम से, बोला वो खुद आ जाएंगे, ये है, हम कंप्लेन। मैंने बोला भैया हम देखते हैं ऊपर तक, आप रुको, मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको होटल में छोड़ के फिर मैं दोबारा गया। पैदल अकेले गए? हाँ, तब तक फोर्सेस भी आ चुकी थी। अच्छा, तब तक फोर्सेस आ चुकी थी। हाँ। जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो एक घोड़े वाला, लोकल घोड़े वाला, उनको घोड़े पे बिठा के तो वो ला रहा था। जब मैंने उनके पास पहुंचा तो उनके आंखों में आंसू देखा, बहुत रोने लगी वो भाभियाँ। तो फिर मैंने उनको हौसला अफजाई किया। मैंने बोला वो लोग सब सेफ़ हैं, बोला वो पहुंच गए, बच्चे पहुंच गए। पहला सवाल यही था कि जब कुलदीप स्थापक जी हैं, उनकी भाभी जो पूर्वा भाभी हैं, उनसे जब मैं मिला, उनका पहले सवाल यही था, बोला नज़ाकत भैया लविश ठीक है, उनका बेटा जो लविश जी। मैंने बोला हाँ वो ठीक है, भैया भी ठीक हैं, वो होटल में हैं, आप चलिए। फिर जब मैं उनको होटल में लेके गया तो मेरे घर वाले भी तब तक आ गए थे, मेरी मम्मी, मेरा पापा, उन्होंने भी सुना था। तो उन्होंने डांट लगाई? जी, उन्होंने झाड़ा आपको? आपके मम्मी पापा ने बोला कि दोबारा क्यों गए वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक ये बोला कि आपने सुना भी होगा, मेरी मदर ने बोला मीडिया के सामने भी, बोला अगर मेरा बेटा भी चले जाता मुझे कोई नहीं, मेरे बेटे, वो भी मेरे बेटे थे जो मेरे बेटे का नाम लेके आए यहाँ इतनी दूर, अगर ये बचाते बचाते इसको मर जाता या गोली लग जाती मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वो लोग भी जो इसका नाम लेके आए वो भी मेरे बच्चे थे। तो फिर जब वो लोग आए फिर उन्होंने भी हौसला अफजाई की, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला, कुलदीप भैया जो हैं, लकी भैया, उन्होंने बोला नज़ाकत में अब यहाँ पहलगाम में नहीं रुकूंगा, आप जितने जल्दी है आप मुझे यहाँ से निकालिए। फिर उनका कुछ पहचान वाले मामा के लड़के की या कुछ कर्नल थे फौज के, उन्होंने फ़ोन किया कि नज़ाकत आप इनको यहाँ से निकालो। तो मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया और उनका सामान रखा गाड़ी में और मैं लेके निकल गया वहाँ से। रास्ते में एक जगह मैंने इनको रुकाया, मैंने बोला जूस वगैरह कुछ नहीं, उस टाइम गले से क्या उतरता, कुछ नहीं उतरता, कुछ नहीं, मतलब वो तो सोच रहे थे हम कब कश्मीर को छोड़ें, यहाँ से निकलें। हाँ, उन्होंने मौत देखी है, मौत देखी सामने, मैंने खुद, तो मैं भी डरा हुआ था। फिर जब श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर में
हम लोगों ने उन्होंने फ़ोन पे ही बात की थी। वो बीबी कैंट एक फ़ौज का बहुत बड़ा कैंप है, तो वहाँ पे उनके लिए उसी जो साहब थे उन्होंने जगह रखवाई थी और उनको अंदर छोड़ दिया हमने। तो मैं गाड़ी को पार्क करके बाहर इनोवा गाड़ी में बैठ गया और किसी के लिए मेडिसिन, किसी के लिए बिस्किट अंदर राशन में पहुंचाता था। जब रात के 10 बजे, तब तक मैंने कुछ नहीं खाया, जब रात के 10 बजे घर से मुझे कॉल आई कि हमारे इलाके का वो जो हमारा कज़न ब्रदर भी है आदिल, वो भी इसी इंसिडेंट में शहीद हो गया। जब मुझे कॉल आई घर से, मेरे फादर ने फ़ोन किया कि बेटा कहाँ हूँ। मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे इनके साथ श्रीनगर में। बोला आपको पता है वो जो आदिल थे तो वो भी शहीद हो गए। तो पहले सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसके साथ मेरी आज सुबह ही मुलाकात हुई थी, चाय के लिए बोल रहे थे। तो लास्ट जो लम्हे होते हैं इसका फिर बहुत अफसोस रहता है। तो फिर मैंने उनको बोला कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि कल आने के लिए, जो अगले दिन जनाजा होता है। तो मैंने बोला उसमें शमूलियत करेंगे या लास्ट बार एक बार चेहरा दिखाते हैं, वो तो कम से कम। जब मैंने फ़ोन किया कुलदीप स्थापक जी जो बड़े भाई हैं, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया, तो वो रोने लगे। मैं भी यहाँ से रो ही रहा था कि ऐसे भैया। बोला नज़ाकत, अब मैं आपको ये बात बताऊँ, पहले आपको जहाँ पे भी जाना है मैं नहीं मना करूँगा, आप जाना, लेकिन भाई एक एहसान करो मेरे लिए। मैंने बोला क्या? बोला पहले मुझे यहाँ से निकालो। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र रहें, मैं यहीं हूँ। तो फिर मैं रुक गया। फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया। मैंने बोला लकी भैया बता रहा है और भी जो मेरे टूरिस्ट हैं वो डरे हुए हैं, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैं रात भर उसी गेट के, मुझे अभी भी वो मंज़र याद है। वो जो नाइट थी, वो नाइट मेरे लिए मतलब लाइफ में कभी ऐसी नाइट कभी ना पड़ी है ना कभी पड़ेगी। रात भर मुझे एक एक मिनट, एक एक घंटे के बराबर लगता था। जब वो एम्बुलेंस से चलती थी, वो शोर, वो सामने से गाड़ियाँ गुजरती थी और कुछ भी होता था, जैसे पत्ता भी हिलता था तो ये लगता था कि शायद कोई आ गया। एक डर सा था। और हमने कुछ नहीं खाया, हम इनोवा गाड़ी में ही बैठे थे। तो सुबह फ़ोन किया इन्होंने। सुबह जब अगले दिन, दूसरे दिन मॉर्निंग में ये उठे, थोड़ा इनको वहाँ पे फ़ौज के कैंप में उधर भी उन लोगों ने भी संभाला, ये किया वो किया। ये थोड़ा बोला नज़ाकत वहाँ से ये लाओ वो लाओ और आप जाओ एयरपोर्ट में। टिकट्स उस टाइम फ़्लाइट भी बहुत मुश्किल हो गया था मिलना, आप वहाँ जाओ, लाइन नंबर लगाओ। मैंने बोला भैया आप जैसे बताओगे मैं वैसे करूँगा। तो मैं वहाँ से फिर निकला। जब मैं आधे रास्ते पहुँचा तो इसी कुलदीप भैया का फ़ोन आ गया। बोला नहीं जाना नज़ाकत, आज सेकंड टाइम तक हमारी टिकट आ जाएगी। 22 अप्रैल को तो ये इंसिडेंट हुआ, 23 की ये कहानी है। तो रात गई 10 बजे तक मैं वेट करता रहा, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। अब बार बार मैं फ़ोन करूं, वहाँ से उनको छत्तीसगढ़ के फ़ोन आए, यहाँ के फ़ोन, किसी कोई फ्रेंड करता है तो इंसान को एक फ़ोन से भी फिर एक ये होता है। तो मैं बार बार परेशान नहीं करना चाह रहा था उनको। तो मैं गाड़ी में बैठा रहा 10-11 बजे तक भी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे पूरी वहाँ से, फिर मैंने 11 बजे उसको फ़ोन किया। मैंने बोला भैया, बोला भाई आप कहीं सोए? मैंने बोला नहीं, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ। बोला मैं पैसा डालूँ, आप होटल करो। मैंने बोला भैया पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ, मैं पहले यहाँ से आपको सेफली निकालूंगा। तो बोला भैया, ये फिर रोने लग गया। बोला भाई मुझे बहुत चिंता है आपकी, ये है वो है। तो क्योंकि इसके साथ जो लगाव था, जो रिश्ता था, या इसके साथ नहीं भी होता, मतलब मुझे वो इंसानियत तो यही सिखाती है। सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है वो इंसानियत का है। ऐसा कोई धर्म नहीं सिखाता है कि किसी बेगुनाह को मारो, या ऐसा आपस में बैर कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो फिर मैं लेट तक बैठा रहा। तो फिर दूसरे दिन भी मुझे गाड़ी में ही गुजारनी पड़ी। तो 2 ड्राइवर थे हमारे साथ में, एक में था, 3 लोग थे। एक बैक सीट, वो इनोवा का तो फोल्ड करके वो बेड जैसा बन जाता है सीट का। तो मिल के वो वहाँ पे ऐसे, वो वहाँ कहाँ नींद आती, तो थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स हो जाता था। ये वो कभी बाहर निकल जाते थे, कभी अंदर।
तो होटल्स वहाँ नहीं मिल रहे थे। होटल्स इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि बुकिंग ही नहीं कोई ले रहा था, डर के मारे। फिर जब कहीं खाना खाने जाते थे वहाँ पहली बार मैंने भी देखा है इतना, मतलब ये बेगुनाह थे जो टूरिस्ट यहाँ से गए थे, ये मतलब वहाँ एक रोज़गार लेके गए थे, इनका तो कोई दोष नहीं था। ये बेचारे वहाँ पे शहीद हो गए। फिर वहाँ के जो कश्मीरी लोगों ने किया, कैंडल मार्च निकाला, बहुत कुछ किया। आधे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घोड़े पे वहाँ से टूरिस्ट को बैठा के लाया। उसके बाद जब वहाँ पे फोर्सेस पहुँची, जब डेड बॉडियाँ, वो भी मतलब ईटीवी बाइक वालों ने भी, उनका भी रोल रहा, उन्होंने भी निकाला, उनको लाया, अपनी बाइक्स को वहाँ पे ले गए। और वहाँ से बहुत लोगों को, ज़ख्मियों को, यहाँ वहाँ बहुत, मतलब बहुत लोगों ने अपने घर खोल दिए थे कि आइए हमारे। फिर जब तीसरे दिन उनकी टिकट आई, दूसरे दिन शायद टिकट आ गई थी, तो उन्होंने फ़ोन किया कल आप 10 बजे मुझे छोड़ देना और फिर आप वापस चले जाना। जब फिर मैं उनको लेके वहाँ से निकला और वहाँ से फ़ैसला यही लगभग 15 किलोमीटर का है एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट पहुँचा और एयरपोर्ट में जैसे ही मतलब मैं उनको ड्रॉप करने वाला था, मैं नीचे उतरा गाड़ी से और इन लोगों ने जो वहाँ किया तो वो कभी मैं नहीं भूल सकता हूँ। वो कुलदीप स्थापक जी जो हैं मेरे बड़े भाई, वो मेरे गले से चिपक गए। बोला भाई मैं तो निकल गया, अब तेरा क्या होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से। अब मैं हौसला अफजाई दे रहा था उनको, तो बहुत डरे हुए थे वो, ज़्यादातर मुझे ही लेके कि हम तो निकल जाएंगे, नज़ाकत है यहाँ पे। फिर जब वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से घर पहुँचे वहाँ छत्तीसगढ़, उनके पास भी बहुत जर्नलिस्ट आए क्योंकि वो जब फंसे हुए थे, जब वो हॉस्पिटल में जा रहे थे, डेड बॉडियाँ वहाँ से, मतलब कोई ज़ख्मी उतारा है, कोई डेड बॉडी, तो अरविंद अग्रवाल जी वो डरे हुए थे। वो वहाँ के बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ हैं, या कुलदीप स्थापक जी हैं जो उनकी वाइफ हैं पूर्वा भाभी, वो भी हैं बीजेपी के, तो दोनों बीजेपी के ही थे। तो उन लोगों ने कॉल्स भी किया था आगे कि हम भी यहीं पे फंसे हैं। मुझे तो इतने फ़ोन्स आए वहाँ छत्तीसगढ़ के, बहुत लोग मुझे भी जानते थे वहाँ के, क्योंकि मैं शॉल बेचने जाता हूँ विंटर में वहाँ। तो भैया क्या हुआ, वो लोग सेफ़ हैं? तो सबको मैं यही बोल रहा था, हाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। फिर जब वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उन्होंने हमारा शुक्रिया किया और एक ख़त लिखा हमारे नाम, जो जर्नलिस्टों को मिल गया। जब वो ख़त बहुत तेज़ी से वायरल हुआ तो मेरे पास वहाँ का एक मीडिया है, जर्नलिस्ट है सजाद, उसने मुझे फ़ोन किया, नज़ाकत आप वहाँ बाईसरन में थे? मैंने बोला हाँ सर मैं था, क्योंकि बहुत सारे मामले भी होते हैं उसमें, मना तो नहीं कर सकता कि नहीं था। बोला हाँ आपने बहुत काबिलियत की है, 11 लोगों को बचाया है, तो हम आपके पास आ रहे हैं। वो 4-5 गाड़ियाँ हमारे पास आई जर्नलिस्टों की। जैसे मैंने उनको यही मतलब इंटरव्यू जो मैंने देखा था, जो सच्चाई थी वो बताई, और उसके बाद कहाँ कहाँ से मीडिया आया और पूरे मतलब इंडिया का पूरा जितना भी मीडिया है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो पहुँचे हमारे पास, और सबसे हमने बात की। और सबको मतलब यही है कि पहले तो एक मैसेज अलग ही चली गई थी लोगों, ये तो नहीं पता था कि आदिल भी इसमें कोई शहीद हुआ है घोड़े वाला, या नज़ाकत अली है जिसने 11 टूरिस्टों को सेव किया, या ऐसा एक और लड़का है पहलगाम का सज्जाद, उसने भी बाद में वो घर से फायरिंग सुन के वो बाद में आया, जो ज़ख्मी थे उनको उतारा। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी पता होगा, जैसे उन लोगों ने भी मदद की। तो फिर जब बाद में पता चला, बहुत मीडिया आया, बहुत जर्नलिस्ट आए, सबसे हमने बात की। और उसके बाद 6 महीने तक, 6-7 महीने, मतलब उसके बाद तो ये अप्रैल का महीना था, मई जून जुलाई के बाद यात्रा आया। यात्रा में थोड़ा बहुत हमने अपना रोज़गार इधर उधर, कभी मुझे एक जगह जर्नलिस्ट बुलाते थे, कभी दूसरी जगह, तो मेरा डिस्टर्ब ही रहा। फिर उसके बाद अक्टूबर में मेरा प्रोग्राम बना, उन लोगों ने मुझे बुलाया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जब बुलाया तो मैं छत्तीसगढ़ निकला घर से, और कुलदीप स्थापक जी हैं, उन्होंने बोला कि आप जैसे ही
छत्तीसगढ़ घर से निकलोगे तो मुझे फ़ोन कर देना। जब मैं निकला घर से, हम शाल बेचने जाते हैं, हर साल जाते थे वहाँ छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, या चिरमिरी है, मनेंद्रगढ़ है। ये लोग चिरमिरी के थे, अंबिकापुर है। सब जगह हम अपने कस्टमर सेट हैं, सबको पश्मीना की शॉल्स या बाकी सूट पीस, ये वुलन क्लोथ्स सेल करते थे। हर साल की तरह मैं इस साल भी गया, और जब मैं एक जगह पहुंचा, मनेंद्रगढ़ बोलते हैं उसको, इन्होंने बोला था कि मनेंद्रगढ़ जब आप पहुंचोगे तो आप हमको फ़ोन करना। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इनको कॉल किया कि भैया मैं यहाँ आ गया हूँ। तो इन लोगों ने वहाँ पे ऐसा वेलकम, ऐसा मान सम्मान हमारा किया कि मैं लाइफ में कभी मैं नहीं भूल सकता हूँ। फिर वहाँ पे वो लोग आए, गाड़ियाँ लेके आए, जर्नलिस्ट भी पहुँच गए। जितना ज़्यादा यहाँ पे आए थे उतना ही वहाँ की मतलब न्यूज़, हर कोई न्यूज़ हमारे पास पहुँची, हर कोई जर्नलिस्ट पहुँचा, हमने बात की। पहला 1 महीना तो हम यही मतलब किसी जगह दावत है, किसी जगह कोई जर्नलिस्ट बुला रहा है, उसके पास जा रहे हैं, या कहीं पे कोई प्रोग्राम है, कहीं पे मान सम्मान होना है, तो यही रहा 1-1.5 महीना। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत काम भी किया अपना, जो शॉल वाल का क्लोथ्स का था। तो बहुत रिस्पांस मिला और बहुत ही मतलब प्यार मिला मुझे छत्तीसगढ़ में इस बार, पहले से ज़्यादा प्यार मिला। आप लोग जब आप पानी वानी कुछ पियोगे? पानी डाल दूँ? दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी कहानी सुनाई निलाकर भाई। मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा था इस दौरान जी। मतलब मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये आ रहा था कि ये जो मिलिटेंट एक्टिविटी है, ये पहलगाम में बड़े होते हुए तो आपका एक मतलब एक रियलिटी का हिस्सा ही रहा होगा। लाइक आपको पता तो होता होगा कि ये कश्मीर में होता है, पहलगाम में चाहे ना होता हो, पर वैसे इट इज़ पार्ट ऑफ रियलिटी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और मैंने सब जगह यही कहा कि जब ये फायरिंग हुई मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये किसी को भी वहाँ पे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एक इतनी खूबसूरत जगह, इतना पीसफुल माहौल, 3 दिन बारिशों का सामना करके चौथे दिन वहाँ पे वो पूछे, वो धूप का नज़ारा अभी भी मेरी आंखों के सामने है। तो मैं साइड में बैठा था। हाँ, आतंकवादियों का हमला होता है, मतलब दूर दूर बॉर्डरों पे सुनने को मिलता है, या कहीं आतंकवादी किसी के घर में घुस गया, ये सुनने को मिलता है। वो फौज का, और उसका जो गलत है उसको तो सज़ा मिलती है। हाँ। वो तो जो हमारी मतलब हम भी इंडियन हैं, ऐसा नहीं है कि जो गलत है उसको तो सज़ा मिलेगी, उसके लिए फोर्सेस हैं, उसके लिए गवर्नमेंट है। जो गलत है उसको तो सज़ा मिलती है। ये हमने देखा था ये सारा कि कहीं पे आतंकवादी जैसे किसी गांव में हैं, वहाँ पे इनकाउंटर लग गया, यहाँ पे इनकाउंटर चला है, इतने मिलिटेंट मारे गए या इतना ये हुआ। ऐसा ये अंदाज़ा नहीं था कि ये यही हो जाएगा। और ये आपका अंदाज़न क्या है इस बात में? क्योंकि जो हमने सुना यहाँ पे वो ये था कि ये बॉर्डर क्रॉस करके जंगलों के थ्रू रास्ते से आ गए और फिर उतरा है। अब लोकल पहलगाम में या आसपास टूरिस्ट सर्कल, घोड़े वाले, ATV वाले, चाय वाले, देखो बात तो करते ही होंगे बाद में, तो लोकल जनता का क्या समझना है कि ये कहाँ से आए, ये क्यों आए? क्या ये पहलगाम और पहलगाम के टूरिस्ट को हर्ट करने आए ताकि पहलगाम में पैसा ना बन सके, या ये किसी और वजह इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए आए? क्या हुआ? आप लोकल बात क्या होती है इसके आसपास? जी, मैं तो अपने नज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि पहलगाम एक पीसफुल जगह थी। एक तरह से, एक अंदाजे से अगर हम देखें तो ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई। और दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें, जैसे मतलब कोई बात करता है, उसके बाद मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जो 3 आतंकवादियों को मारा, तो उसमें भी उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उसमें भी ये वही थे जो मतलब पहलगाम अटैक में पाए गए, वही लोग उसमें भी थे। तो 3 थे कुल, ये ज़्यादा थे? हाँ, 3 जो फिर बाद में आपने न्यूज़ भी देखा होगा, उसमें जो वहाँ पे मारे गए वो 3 आतंकवादी थे। पर जो पहलगाम आए थे, जो बैसारा आए थे, वो 3 थे, ज़्यादा थे? मैंने तो जो मतलब दूर से देखा फायरिंग करते हुए 2-3 लोगों को देखा,
पर बातचीत में बाद में जैसे बाकी लोगों ने जो बाकी लोग जैसे कोई घोड़े वाला है या फोटोग्राफर है, कोई बोल रहा था 4 हैं, कोई बोल रहा था 3 हैं। पर 3-4 ही है, 3-4 के रेंज में ही थे जी, 3-4 और गन इनके पास थी सारी एडवांस वाली। हाँ, गन बाद में सुनने को मिला, बाद में सारे लोगों को ये जो केस था पहलगाम अटैक का, ये एनआई के हैंड ओवर हुआ था। फिर एनआई वालों ने सारों को बुलाया वहाँ पे, जो वहाँ पे मौजूद थे, शॉल सेलर, जो होटल्स वाले थे, या सबसे पूछताछ हुई। तो मतलब किसी ने कोई लंबे समय तक वहाँ था फंसा हुआ, उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा एडवांस। ये तो मतलब इन लोग तभी वहाँ पे अटैक किया, इन लोगों ने पहले देखा होगा जगह। मतलब एक नज़रिया ये भी है। हाँ, कि देख दाख के तो गए होंगे, जांच करके तो गए होंगे। जांच करके गए होंगे, नहीं तो इतना पीसफुल जगह और इतनी अच्छी जगह वहाँ पे। तो वहाँ पे वो एंट्री भी गेट से किए? नहीं, बैक साइड से आए, वहाँ जिप लाइन के पास से कहीं क्या फेंस कूद के आए? हाँ, फेंस से कूद के। तो उन्हें पता था कि फिर ये इधर से आना है, वो तो प्लानिंग ही होगी, ऐसे तो नहीं घुस जाते। जी जी, प्लानिंग ही हो गई उनकी, उनके नापाक इरादे थे। ये बैसारा है जी, ये बाइसरन वैली है। बाइसरन, ये पूरा फेंस किया हुआ है चारों अच्छा। साइड से। ये देखिए, ये पूरा है। हाँ। अच्छा, और आप लोग यहाँ पे वो जिप लाइन किधर है? ये जो ये बाल दो दिख रहे हैं ना, जी जी, हाँ, ये जो पेड़ है जी, इस एक साइड से इसमें बांधा था। अच्छा, जिप लाइन इसमें, इस वाले में? हाँ जी, इस वाले पे बांधा था, और एक साइड से इधर से शुरू होता था, इधर से गेट के पास ही होगा ऊपर राइट साइड में। हाँ, ये जो टेंट है ना, इसके ऊपर से आता था। अच्छा, हाँ, नहीं, गेट से इधर 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 और घुमाइए अब। हाँ, यहाँ इस ऊपर वाले पेड़ पे, हाँ इसी पेड़ अच्छा, यहाँ से आता था, यहाँ से शुरू होता था जिप लाइन। जी, अच्छा, और नीचे आता था? हाँ, नीचे आता था इस साइड। और ये लोग तकरीबन किस तरफ से आए? ये घुमाइए और घुमाई, हाँ, बस यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला जैसा है, हाँ जी, हाँ इसके पीछे से, हाँ इसके पीछे से आए ये लोग। ये जिप लाइन वाली वीडियो है जी, जी, ये बड़ी फेमस हुई थी तब। हाँ, ये मुजम्मिल है जो जी पीछे खड़े हैं। जी जी जी। अच्छा, प्ले करना। इतने में फायरिंग शुरू हो जाती है जी, ये जैसे ही हाँ, ये देखिए कि पहले 1-2 गन शॉट हुए, अब होने लगी फायरिंग। अब ये नीचे ही एक गिरेगा, ये भागने लगे लोग, वो गिरा एक पीछे, नीचे लेटने लगे लोग। जो लेटे रह गए वो तो वहीं रह गए, फिर उनको तो इन्होंने पकड़ लिया होगा। जी, आधे लोग मतलब देखिए, जैसे हम जिप लाइन 2 में पहुंच गए, इसके पीछे ही हम थे, ठीक है, हम भी इसी पेड़ के पीछे एक और पेड़ है, उसके नीचे आके हम भी 10-15 लोग वहाँ पे, और भी टूरिस्ट लोग नीचे लेट गए, और जो लोकल लोग भी थे। इन्होंने यहाँ से शुरू किया और ये आगे की तरफ जाने लगे, एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। हम पीछे रह गए, तो फायरिंग तो वहाँ हर किसी के सामने मौत थी। फिर जो लोग फेनिस के उस साइड थे, तो वो लोग वहीं से भाग गए, और ज़्यादातर लोग गेट की तरफ भागने लगे कि गेट की तरफ से ही भागें, वहाँ से नीचे हो जाएं। आधे लोग भाग भी गए थे, आधे लोग भाग भी रहे थे। तो इन्होंने फिर वहीं से धीरे धीरे मतलब वो करके आगे जाने लगे, वहीं पे ज़्यादा नुकसान भी हुआ। नहीं, पर फिर जब ये जैसे आप तो निकल गए पीछे से जी, और कुछ लोग निकल गए गेट से जी, कुछ लोग अंदर रह भी गए होंगे जी, कुछ उनको पकड़ भी लिया होगा इन लोगों ने। वो तो देखिए, आधे लोग बोलते हैं कि उनको पकड़ा, एक बच्चे का वीडियो आया था, मैंने भी वहाँ पे, तो बाद में मैं तो निकल गया था उनको लेके, कि उन्होंने अलग किया या ये सब मैंने नहीं देखा। ये मतलब सुनने में, हमने भी न्यूज़ से सुना बाद में कि आधों को पकड़ा, अलग किया, हिंदू मुस्लिम पे अलग किया। हाँ, हिंदू मुस्लिम। पहले तो जब इन्होंने शुरू किया वहाँ पे, मतलब ऐसा जो मैंने भी देखा, या मेरे जो गेस्ट हैं वो भी जिंदा हैं, वो भी मतलब मेरे साथ ही थे, उनको भी आप पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा तो
शुरू में तो वो किसी पे भी गोली चला रहे होंगे, ओपन फायर कर रहे होंगे। हाँ जी, ओपन फायर कर रहे थे। हाँ हाँ, उसके बाद में ही मतलब यही देखने को मिला कि, या हमने भी सुना कि कि कलमा, ऐसा भी कुछ कहते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, ऐसा भी कुछ बोला गया जी, ऐसे ही मतलब बाद में देखने को मिला। कुछ लोग बचे भी होंगे, जी जी, गांव के भी कुछ लोग बचे होंगे, या टूरिस्ट के साथ कुछ लोग गए होंगे, मैगी वाला होगा या बॉल वाला होगा, कोई ना कोई तो वहां पे फंसा होगा। जी जी, उनमें से कुछ बचे भी होंगे, कुछ नहीं भी मारे थे उन्होंने, सभी मार दिए थे। नहीं नहीं, कुछ तो बच गए लोग। तो वो कुछ बताते होंगे। जी, मतलब उन लोगों से तो मतलब वैसी कुछ बात नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 दिन तो मैं श्रीनगर में रहा, जो पहले 2-3 दिन है बातचीत होती है वो मैं श्रीनगर रहा। उसके बाद मैं आया तो बहुत मतलब वहाँ जर्नलिस्ट मेरे पास आते थे, उनसे बात करनी पड़ती थी। तो अब जब 1 साल पूरा हुआ, 1 साल के बाद भी हमें बुलाया वहाँ हापतनाड़ में, पहलगाम में मैंने सारे जर्नलिस्ट लोग से बात की। लेकिन जो हकीकत है, जो मैंने देखा है, तो मैंने तो यही देखा कि वो लोग आए, पहले 1-2 फायर हुआ, फायर के दौरान उन लोगों ने मुझसे पूछा कि नज़ाकत ये क्या आवाज़ आ रही है। वहाँ वादियों के बीच में जब गोलियां चली तो वो ऐसे गूंज के आवाज़ आ रही थी। तो मुझे भी यही अंदाज़ा था कि या तो ये किसी बालू वालों को भगाने के लिए फायर पहले यही लगा, मैं समझ गया, या कुछ भी हो सकता है। हाँ। जब वो फायरिंग बढ़ी तो सब डर गए वहाँ पे, यही पता चला, यही बोलने लगे कि शायद इनकाउंटर चालू हो गए, यहाँ पे भी फौज के और आतंकवादियों के बीच में शायद मुठभेड़ चालू हो गई। तो मैंने सबसे पहले इंसानियत का भी यही फ़र्ज़ था और मेरी यही सोच थी कि मेरे जो 11 लोग हैं ये सेफली कैसे पहलगाम पहुंचेंगे। मैं समझ गया। एक शायद एक लेडी भी बची थी, उनके हस्बैंड को मार दिया था, बड़ी फेमस हुई थी फोटो ये वाली। जी, कुछ लेडीज को छोड़ दिया था जी, ऐसा कुछ हुआ था ना, कि लेडीज को नहीं मारा था या फिर सिर्फ मर्दों को मारा था। जी हाँ, ये मतलब लेडीज़ का जो वीडियो है, हाँ ये लेडीज़ तो वहाँ पे, हाँ मैंने भी वीडियो देखा, ये बच गई थी। और इन्हीं का बयान ये था ना कि वो मुसलमान पूछ के जो मुसलमान नहीं है उनको मार रहे थे। जी हाँ, ये वीडियो मैंने भी। हाँ, पूरे जितने मुसलमान पहलगाम रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी पहलगाम से चलती है, पहलगाम में आने वाले लोगों से चलती है, उनका तो नुकसान कर गए, पूरा नुकसान उनका तो नुकसान कर कर गए। गए। उसमें तो उन्होंने नहीं देखा कौन मुसलमान कौन हिंदू। जी, 25 आदमी मार दिए, वो बात अपनी अलग है। उसमें भी आपके जो भाई हैं, जो आपके कज़न है, वो तो मुसलमान ही थे। मुसलमान ही थे। उनको कैसे, उनको क्या ओपन फायर में गोली लगी? जी, वो जो घोड़े वाला है, जो पोनी वाला है, उसको अलाउड नहीं होता है कि वो उसको इतना ही अलाउड होता है कि टूरिस्ट को गेट तक छोड़ना। फिर वो वेट करता है अपना, बाहर चाय पीता है या मैगी खाता है जब तक वो टूरिस्ट एंजॉय करके बाहर आता है। जब उसने भी देखा फायरिंग और उसने भी देखा मतलब लोग गिर रहे हैं, तो आधे घोड़े वाले अपने घोड़े लेके भाग गए। आधे क्या हुआ, वो बाहर से अंदर गया। जो मैंने सुना जब मैं उसके बाद कि वो बाहर से अंदर गया और वो आतंकवादियों से उसने झगड़ा किया, वेपन छीनने की कोशिश की। पहला फायर उसको हाथ में आया था कि आप मेरे टूरिस्टों को क्यों मार रहे हो। अच्छा। हाँ, फिर जो पीछे से फायरिंग कर रहा था दूसरा आतंकवादी, उसने उसके यहाँ फायर किया और वो कमज़ोर हो गया, वो वहीं शहीद हो गया। फिर 2-4 फायर और भी किए होंगे यहाँ सीने वीने में। तब नहीं देखा उन्होंने हिंदू मुसलमान? नहीं, क्योंकि तब तो मारना है। जी हाँ, तब तो तुम बीच में कैसे आ गए, हमारे मिशन के है, जो भी रहा होगा। जी। अपने आप बोलिए ना मुझे। यहाँ पे दिल दहला देने वाला सामान है। हाँ, अच्छा, ये गोलियां चलनी शुरू हुई है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल तो ये अभी तक निकल गए, घोड़े पे लग रहे हैं? जी, ये निकल गए हैं जी। तो इनको लेकिन अभी तक पता लग गया है कि आतंकवादियों का हमला है? निकलते ही? जी, निकलते ही सबको पता चल गया था। हाँ, क्योंकि वहाँ का वो जो मंजर था वो बहुत ही डरावना मंजर था। क्योंकि जंगल में था, बीच में ही वो जैसे एक गोली चलाते थे, वो आवाज़ करता था इधर उधर, वो लगता था कि चारों साइड से गोलियां आ रही हैं। बहुत अच्छा करेगा।
इन अंकल में बड़ी समझ रही उस टाइम रिकॉर्डिंग करने की, डर में काफी दूर पहुंच गए होंगे तभी रिकॉर्डिंग कर पा रहे, वरना तो हिम्मत ही नहीं जी, मानती। ये वहाँ से निकले तो रास्ता ही शुरू है हर्ष का। बहुत लोगों ने, हर्ष वालों ने अपने टूरिस्ट को पकड़ पकड़ के घोड़े पे बिठाया और जो निकल रहा था उसी को घोड़े पे बिठा के, क्योंकि लोकल का यही है, रोज़गार इतना ही है, टूरिस्ट के साथ वाबस्ता हैं वो लोग, उनका रोज़गार यही है। या अमरनाथ में यात्रा जितना भी वहाँ से चलता है उसमें एक पालकी उठाने वाला भी एक मुसलमान ही रहता है, घोड़ा चलाने वाला भी। अब किसी किसी के मतलब जैसे वो उनके नापाक इरादे थे, उनको भी तो उसके बाद सज़ा तो मिल गया, उनको तो ईंट का जवाब एक तरह से कहो पत्थर से मिल। पर गुस्सा तो होगा पहलगाम की जनता में, आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में, एक कि हमारे जीवन खराब कर गए, ऐसा तो होता होगा। जी, आपने भी देखा होगा, मतलब कभी वहाँ पे हालात ख़राब होते थे, लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे। इस इंसिडेंट के बाद पूरे वहाँ के श्रीनगर के लोग, पहलगाम के लोग, पूरे कश्मीर वैली के लोग कैंडल मार्च किया उन्होंने, रोडों पे निकल गए। अब क्या पहलगाम की जनता, क्या पहलगाम के लोग, क्या उन लोगों में कोई उत्सुकता है, कोई एक्साइटमेंट है कि ये ना हो, किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं? लोकल आदमी क्या करता है? क्योंकि लोकल आदमी के लिए तो खत्म है ना काम, फिर बिजनेस एक और बार हो गया तो बिजनेस आ ही नहीं सकता, फिर तो सबको वहाँ से घर छोड़ के अपने कहीं और जाना पड़ जाएगा। तो लोकल आदमी क्या करता है? जी, कभी कोई लोकल नहीं चाहता है, क्योंकि उनका रोज़गार ही है टूरिस्ट के साथ। खासकर एक तो हमारा वहाँ से अमरनाथ यात्रा भी वहीं से चालू होता है, पहलगाम के पास चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पैदल हज़ारों के तादाद में या लाखों के तादाद में वहाँ पे पोर्टर लोग, पोनी वाले जो घोड़ा लेके जाते हैं अमरनाथ होली केव, या वहाँ से यहाँ कोई शेषनाग में रुकता है टेंट वाले, कोई पंचतरनी में, कहीं पे भी, सारा वो उतना ही रोज़गार है। उसके बाद ये है टूरिस्ट का रोज़गार है। तो जब यही ख़त्म होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? तो लोगों में किसी तरीके का गुस्सा है जो दिखता है? जी, गुस्सा मैं तो समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर जैसे हमारे यहाँ से फरीदाबाद से अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे तो वो यहाँ से निकली थी गाड़ी, फरीदाबाद से। जी, तो दहशतगर्दी, आतंकवाद को लेके कोई भी आदमी हो, अगर वो उसके घर के आसपास होता है तो उसमें एक आक्रोश होता है, गुस्सा होता है कि ये नहीं होना चाहिए और मैं इसको रोकने के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई, आपके भाई ने बहुत हिम्मत दिखाई, आपके परिवार ने बहुत हिम्मत दिखाई, और वहाँ पे कितने लोग हैं जिनका अंडा मैगी से लेके रोटी सब्जी तक सब जो चलता है वो टूरिस्टों के थ्रू चलता है। और ऐसा तो देखो, इतनी बड़ी घटना हो जाए नज़ाकत भाई, इतनी बड़ी घटना हो जाए तो बातें बहुत होती हैं। जी, मतलब आप जब भी 4 दिन बाद लौटे हो गांव या 5 दिन बाद लौटे हो, गांव में बातें तो होंगी कि ये यहाँ से आए होंगे या वहाँ से आए होंगे। जब हम यहाँ बैठ के फरीदाबाद में एक गाड़ी निकली, हमने उसकी इतनी बात कर ली, हमें पता है वो कहाँ से निकली, वो कहाँ रुकी, आदमी को इतनी बड़ी बात होती है तो बात करी जाती है। जी, हाँ, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि किस तरीके की बात गांव में हुई या आज तक होती हैं, या इसको रोकने के लिए गांव का क्या, पहलगाम का अपना क्या रुतबा, क्या नज़रिया रहता है? देखिए, पहलगाम में जितने भी लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा या मैंने बाकी जर्नलिस्टों से भी बात की, मैंने उनको भी यही कहा कि पहली बार मैंने भी देखा सारे लोग मतलब सड़कों पे आ गए, कैंडल मार्च किया उन लोगों ने। किसी ने, किसी का होटल था उसने होटल खोल दिया टूरिस्टों के लिए, या किसी की गाड़ी, वहाँ के स्टैंड वालों ने ये भी कहा कि हमारी गाड़ियाँ हैं, किसी को भी घर जाना है या कुछ जाना है ये फ्री से सर्विस है। या श्रीनगर के होटल वालों ने होटल को खोल दिया। तो पहली बार मैंने भी देखा कि मतलब इसके खिलाफ थे सारे लोग वहाँ के, मैं ही नहीं, खाली जितने भी वहाँ के लोग हैं सारे इस इंसिडेंट के, जो ये अटैक हुआ इसके खिलाफ थे, और लोग सड़कों पे आ गए कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान नवाज़ी आपने भी सुना होगा या आपने भी देखा होगा, मेहमान नवाज़ी कश्मीर में मानी जाती है, पूरे वर्ल्ड में वहाँ की मेहमान नवाज़ी की बातें होती हैं। यहाँ तक कि जो एक छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट आया, वो मेरे से नहीं मिला हुआ था, तो मैं इस बार जब उसके घर गया तो बोला, नज़ाकत भाई मैं भी उस इंसिडेंट के पहले गया था, लेकिन मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। मेरा कहीं फ़ोन गिर गया था तो फ़ोन, मुझे आईफोन था, वो वापस ला के दिया। वहाँ की ईमानदारी की उसने बात की, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोला जो ये इंसिडेंट हुआ ये बहुत गलत हुआ। वहाँ के जो घोड़े वाले थे या पालकी
रोज़गार ही वहाँ का इतना है, टूरिस्ट को ही लेके वहाँ का रोज़गार है, या अमरनाथ यात्रा का है। कोई बेचारा सुबह निकलता है, वो जब टूरिस्ट आएगा वो घोड़े के 2 फेरे लगाएगा, उसको एक मालिक को मिलेगा पैसा, उसके बाद जो ड्राइवर जाता है घोड़े के साथ, जो पोनी वाला जाता है उसको पैसा मिलेगा, घोड़े के लिए चारा मिलेगा, दुकानदार भी चलेगा। इसमें एक तबका नहीं चलता है, इसमें सारे ही चलते हैं। आप एक घोड़े वाला लीजिए, जब एक घोड़े वाला घोड़ा लेके जाएगा, उसके ऊपर सवारी बैठेगी घोड़े वाले की, घोड़े मालिक दूसरा होता है। पहले तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसको 1500 रुपया है, वो 1000 रुपया मालिक को देगा और 500 रुपया अपने जेब को रखेगा, पॉकेट में रखेगा। एक उसका घर चला और एक मालिक का घर चला, और उसके बाद वो मालिक गया घोड़े के लिए कुछ चारा लाने, तो एक उस चारे वाले का भी घर चला। हाँ, मतलब ये एक तबका नहीं है, इसके साथ मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। वहाँ की मतलब इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ा, वहाँ के बाकी मतलब इन कुछ महीनों में बहुत फ़र्क पड़ा। नहीं तो कश्मीर का हाल बहुत सुधर गया था 2019 के बाद। बहुत, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे उस साइड, बहुत ही अच्छा हो गया था। टूरिस्ट लोग हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में सालाना आने लग गए थे। तो उसमें क्या है कि कोई टैक्सी वाला भाई है, वो भी अच्छा कमाने लग गया था, कोई टूरिस्ट को लेके जाता था, वो भी अच्छा कमा रहा था। अच्छा, एक बात बताओ कि पहलगाम से बॉर्डर कितना दूर है? पहलगाम के साइड तो बॉर्डर कहीं है ही नहीं। कहीं है नहीं। अच्छा, बॉर्डर है यहाँ उड़ी, बारामुल्ला, हाँ, कुपवारा। वो कितना दूर है? मतलब ये लोग अगर आए होंगे बॉर्डर क्रॉस करके, कितनी दूर से आए होंगे? ये लगभग वहीं से, मतलब हमारे यहाँ पहलगाम से बारामुल्ला या कुपवारा या उड़ी कितना किलोमीटर होगा? ये लगभग 200 किलोमीटर ड्राइविंग? हाँ, 200 ड्राइविंग। किलोमीटर ड्राइविंग पहाड़ों पे 6 घंटा 7 घंटा? हाँ जी, 6-7 घंटा दूर ड्राइविंग है। जी। तो उनको काफ़ी अंदर 5-6 अंदर तक, मतलब अगर पहलगाम का पता है, या तो ऐसा हो कि बॉर्डर के उस पार है तो थोड़ा बहुत पता है, तो काफ़ी अंदर की बात है। अंदर की बात पता थी कि यहाँ तक पहलगाम तक चल के आए, 6-7 घंटा गाड़ी में बैठ के आए। नहीं जी, मतलब गाड़ियों में देखिए, गाड़ियों में अगर बहुत जगह पे ऐसा है कि ऐसा नहीं है, फोर्सेस भी लगी हुई हैं। बिल्कुल लगी हुई है। हाँ, तो या तो इसका तो हमको भी अंदाज़ा नहीं है ये कहाँ से आई। जंगल का कोई रास्ता है क्या बॉर्डर तक? जंगल पहाड़ी बिना मतलब कोई सड़क दिखे, या कोई होगा कुछ ना कुछ रास्ता? हाँ, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ होगा, तभी तो ये वहाँ तक पहुँचे, पहलगाम तक। पर वो रास्ता अगर लोकलों को ही नहीं पता तो उनको भी कैसे पता है? ये सारी बात सोची तो गई होंगी, कोई ना कोई तो सोचता होगा, इस पे नहीं सोचता होगा? जी सर, मतलब देखिए, खासकर जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं रोज़मर्रा एक मतलब गांव से जाता हूं। 2010 के बाद मैं ये काम करने लगा। मुझे पता है कि मेरी ग्रुप आएगी बाहर से, मुझे इसको बाईसरन तक ही मुझे रास्ता पता है। बाईसरन लेके जाना है, औड़ो वैली लेके जाना है, या बेताब वैली लेके जाना है, या चंदनवाड़ी लेके जाना है। मुझे इतना ही नॉलेज है कि इसके इर्द गिर्द क्या है। या हम फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बाईसरन वैली लेके गए, वो बोलेंगे भैया इधर से आगे हम कहाँ जा सकते हैं। हम ये बोलेंगे भैया यहाँ से आगे आप ट्रैकिंग करने जा सकते हो। उसके लिए आपको मॉर्निंग में 5 बजे निकलना पड़ेगा, या 6 बजे हॉर्स पे जाना पड़ेगा, 6 घंटे का रास्ता है। या चंदनवाड़ी के बाद हमको कोई पूछेगा कि इससे आगे क्या पड़ेगा, हम तो उसे ये जवाब देंगे कि पिशु टॉप पहुँचेंगे, पिशु टॉप के बाद शेषनाग पहुँचेंगे। अब जिस चीज़ का मतलब आइडिया नहीं, उस चीज़ का आइडिया नहीं है, उस चीज़ का बिल्कुल हमको मतलब ये आइडिया नहीं है। अब जो पुराने लोग थे उनको पता होता था कि रास्ते क्या है। अभी नई जनरेशन है, वो फ़ोन पे लगी है, इनको फुर्सत नहीं है। कोई यूट्यूब पे है, कोई फेसबुक पे है, हाँ। कोई कहाँ है। इस बहादुरी के काम के लिए आपको किसी सरकारी रूप में या कहीं से कुछ मदद या कोई इज्जत कुछ मिला? जी, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इज़्ज़त। तो मुझे जो विंटर में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, खासकर में छत्तीसगढ़ के लोगों का, कुलदीप स्थापक जी का और वहाँ के लोकल लोगों का जितना भी शुक्रिया करूँ दिल से वो कम है। क्योंकि उन लोगों ने
मेरे को वहाँ बुलाया और जो मान सम्मान वहाँ किया, जो इज़्ज़त वहाँ मिली, तो वो मैं कभी लाइफ में अपनी में नहीं भूल सकता हूँ। और रही ख़ास बात यहाँ कश्मीर की, कश्मीर में जो NDRF की टीम है, उनके AG मीर साहब ने, DG साहब AG मीर साहब ने, उन्होंने मुझे रिकमेंड सर्टिफिकेट दी और 10,000 का कैश अवार्ड दिया। बस मुझे कश्मीर में यही हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो उन लोगों ने किया, उसका मैंने यहाँ पे 0% भी नहीं किया उनके लिए। खैर ये बात तो कहना नज़ाकत भाई थोड़ी हल्की बात रहेगी। आपने किसी की जान बचाई है, एक आदमी की जान बचाना पूरे संसार की जान बचाने जैसी बात है। कश्मीर सरकार ने कुछ नहीं किया? उमर अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब एक बार जब वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे एक बार पहलगाम बुलाया था और खाली मुलाकात की। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख भी हुआ। देखिए, मैं विदाउट लालच के, मुझे तो उस टाइम कुलदीप स्थापक जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उसने यहाँ तक भी बोल दिया था कि नज़ाकत मेरे बच्चे को बचाना, मैं आपको मतलब 1 करोड़ रुपया देने के लिए। मैंने बोला भैया पैसे की बात नहीं है, मेरी जान चले जाएगी लेकिन आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। पहले मुझे मरना, फिर उसके बाद क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये बातें हैं हमारी लास्ट लम्हे की, यही बातें हैं। और मैं समझाते लेकिन जो उमर अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया पहलगाम में, तो अंदर यही फ़ोटो 1-2 खींचे अपने साथ और बोला कि हाँ हम इसका वेरीफाई करेंगे, आपने किसको बचाया, क्या किया। तो बस इतना बात मेरे से हुआ है। बड़े जल्दी में थे और उठ के निकल गए। तो उसके बाद जो विंटर में 7 दिसंबर को NDRF के DG साहब ने जो मुझे रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट दी, तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने बोला कि ये हमको पीछे से हिदायत दी, जो गवर्नर साहब हैं उनकी तरफ से हमको हिदायत थी कि इसको अवार्ड की नवाजा जाए। कोई भी अगर कश्मीर सरकार में इसको देख रहा है, कोई भी अगर इसको किसी भी सरकारी या किसी भी पावर स्ट्रक्चर के उधर से देख रहा है, प्लीज़ आप जो कर सकते हैं, एक आदमी अगर अपनी जान को दाव पे लगा के अपना काम, अपने कर्म, अपने धर्म को निभाता है, उसको उसकी इज़्ज़त मिलनी चाहिए भाई। और कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का बड़ा दिल का रिश्ता है। हम जो कश्मीर की हिस्ट्री रही है, जितना दर्द रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में, चाहे वो पंडितों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, वो दर्द बड़ा रियल दर्द है। कोई भी आदमी जो हिंदुस्तान में बड़ा होता है, वो एक कहानी सुनते हुए बड़ा होता है, उसके लिए एक बहुत दर्द का मुद्दा रहता है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में वो शांति बनी रहे जो 2019 के बाद एक लगने लगी थी। कुछ उसके 2019 में 370 हटने के कुछ टाइम बाद तक तो इंटरनेट बैन और ये वो सब काफ़ी दिक्कत रही थी, बट उसके बाद जो हमने भी सुना था और जो हम आपस में देखते थे कि अचानक ही हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं कश्मीर घूमने, अचानक ही बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, अचानक ही लैंड इधर उधर बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, और उससे आपको पता लगता है कि अब इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। और इकोनॉमी में पैसा आता है ना, तो जब शोहरत आती है, जब आदमी के पास एक स्टेबिलिटी आती है पैसे से ना, तो फिर आदमी की सोच बदलती है, आदमी और खुश होता है, आदमी फिर सब तरीके का बदलाव आता है। बिल्कुल। हम चाहेंगे वो होता रहे। बिल्कुल। हम चाहेंगे आपके पास और टूरिस्ट आए, हम चाहेंगे कि आपका काम, चाहे वो पोनियों का काम है या शॉलों का काम है, वो और बढ़ता रहे। जी जी जी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं टूरिस्टों से तो कहिए। जी, मैं आपके माध्यम से यही अपने टूरिस्ट भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप आइए, आप बिल्कुल मतलब किसी के गीदड़ धमकियों से मत डरिए। एक नज़ाकत नहीं, हज़ारों नज़ाकत वहाँ पे खड़े हैं शाना बशाना आपके साथ। आपने ये सुना भी होगा या आपके कोई फ्रेंड गए होंगे, मेहमान नवाजी में कश्मीर माना जाता है। आप आइए, आप अपना लुत्फ़ उठाइए वहाँ पे। कश्मीर भी किसी से कम नहीं है, कश्मीर हमारा है, हम भी इंडियन हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं। बिल्कुल आप आइए और आप घूमिए, लुत्फ़ उठाइए। ये इंसिडेंट का तो किसी को ये नहीं पता था कि ये होगा। उसके बाद इतना बुरा, नहीं तो लास्ट ईयर अप्रैल के ही महीने में करोड़ों टूरिस्ट आ चुके थे
लाखों की तादाद में। आपने भी सुना होगा, हिस्ट्री आपने भी देखी होगी। उसके पहले 24 में 2-2.5 करोड़ आए टूरिस्ट। बिल्कुल आप आइए। उसके बाद अब अमरनाथ यात्रा चलने वाला है। अमरनाथ में भी आप आइए, यात्रा करिए। बहुत लोग बुकिंग भी कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हम अमरनाथ आएंगे। आधे लोग अभी मई में 2-3 बुकिंगें आ रही हैं वहाँ की, छत्तीसगढ़ की, मेरे पास घूमने। आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? नज़ाकत अली के ही नाम से ही है। एक बार इनका ना इंस्टाग्राम हैंडल ले लेना, वो डाल देना किसी को, अगर अमरनाथ की बुकिंग करनी हो, अगर यात्रा आ रही है। अभी मैं एक और पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में अभी भी आया नज़ाकत भाई, आपको मतलब देखो, चलो आप यहाँ पे तो सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी हैं वो ध्यान रख लेंगी, पर आप इतना मीडिया में आ चुके हो, इतनी बात कर चुके हो, इतना कुछ देख चुके हो, कुछ तो डर आपके मन में भी रहता होगा कैमरे के सामने बैठ के कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, वरना वो घंटी बजाते हुए आ जाए आतंकवादी फिर। जी, वो तो मतलब डर रहता ही है। मेरा भी पीछे से परिवार है, हाँ। 2 बेटियां हैं, तो ये डर रहता है ये डर रहता है हर कि मैं ज़्यादा किस साइड बोल दूं, नहीं, वहाँ ये से घंटी बज जाए। सच्चाई तो सच्चाई है सर। सच्चाई बोलना, जो मैंने देखा है वो तो मुझे बोलना है। उसके लिए अगर मैं तो तब नहीं डरा जब गोलियों के बीच में से ही टूरिस्टों को निकाला। ये नहीं कि वो छत्तीसगढ़ के थे, वो मेरे पहचान के थे, वो निकालना था उनको। ऐसा भी था कि जैसे फोटोग्राफर भाई थे या और कोई था जिसने फायर सुना और जिसको रास्ता पता है वो भाग गया वहाँ से। तो बाकी मुझे क्या मजबूरी थी वहाँ पे रहना, लेकिन इंसानियत ये नहीं सिखाता है कि मैं किसी को मुसीबत में, किसी को नहर के किनारे पहुँचा के उसको धक्का मार दूँ नहर में। ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा, और नहीं मैं ऐसी सोच है मेरी। मैंने बिल्कुल लास्ट लम्हे तक, यहाँ तक कि चलो वहाँ से मैंने निकाल दिया, ये तो कोई भी सोचेगा, वहाँ से आपने ग्राउंड से निकाल दिया। उसके बाद वो लोग तो सेफली अंदर थे। ये तो टूरिस्ट अभी तो प्रेजेंट है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास नंबर नहीं है, या कुलदीप स्थापक जी, अरविंद अग्रवाल जी, इतने नाम हैं बीजेपी के, वो नेता लोग हैं, उनके नंबर हैं, उनसे बात करके आप पूछ लेना कि ये कहाँ था उस टाइम। मैं तो गेट पे 2 दिन इनोवा गाड़ी में नहीं बैठता, मैं भी वहाँ से घर जा सकता था। जब मैंने सुना कि वो आदिल शहीद हो गया, मैं उसके जनाजे पे जा सकता था, लेकिन मैंने पहले इंसानियत यही सोची कि जो मेरे मेहमान हैं इनको सेफली जब ये घर पहुँचेंगे तब मैं घर जाऊँ, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। और ये तो इंसानियत है। मैं आपके पास पहुँचा, कश्मीर से आया, जब मुझे आप में अच्छा लगा, जब आपका इतना नाम है, आपकी इंसानियत है, तब तो मैं आपके पास आया। आपने टिकट दिया, आपने होटल का खुद किया, यहाँ तक कि होटल से यहाँ आना था वो भी आपने ही सब कुछ किया। मैं तो तब आया, ऐसा था कि मैं नहीं भी आ सकता था, लेकिन मैं तब आया जब आप अच्छे इंसान थे। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, पूछा उस टाइम की क्या कहानी थी, तो मैं आपके पास पहुँचा, बात किया मैंने आपसे। ये सारी बातें सुन के, सोच के, इतने नज़दीक से मौत को देख के दिल दहल जाता होगा। नज़ाकत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रति, अपने प्रति, भारत के प्रति ये हौसला, ये हिम्मत दिखाने के लिए, इस कहानी को सुनाने के लिए, डरने के लिए नहीं, मीडिया में आके बात करने के लिए, कई लोगों की जान बचाने के लिए, कई बच्चों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप यहाँ तक आए, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ, आप भी आइएगा। अरे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका और घर। जो लोग आपको देख के अमरनाथ आना चाहेंगे उनको हम बता भी देंगे आपको जी, कैसे बिल्कुल पूछना है। थैंक यू सो नज़ाकत मच। भाई।